हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। इसका एक लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से प्लांट खाना बना रहे थे। खाना तो बन चुका है। अब देखिए, ये कोई प्लांट है, उसकी लीफ ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। अब फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना बन चुका है। क्योंकि खुद खाना तो खा नहीं सकते, ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं डार्क रिएक्शन से, ठीक है। लाइट रिएक्शन होगा, फिर डार्क रिएक्शन होगा, जहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होगा डार्क रिएक्शन में। खाना बन चुका है। अब लीफ के थ्रू जितने भी पार्ट है प्लांट के, चाहे रूट हो गया, स्टेम हो गया, चाहे इनमें जो जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे खाना पहुँच जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू जाएगा। अब जितने भी प्लांट के सेल हैं या फिर बोल सकते हैं टिश्यू, अब वो क्या करेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन करेंगे। उनको खाना मिल गया, उनको अब एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी ग्लूकोज उन्हें मिला है उनमें क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा। मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, वहाँ से क्या बनेगा, ATP बनेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। अब ATP बनता कैसे है, इसका देखिए एक फ्लो। ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले होगा, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जो कैसा है, एन एरोबिक कंडीशन है। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर जाएंगे हम लोग, क्रेब्स साइकिल करेंगे। क्रेब्स साइकिल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में। वो भी कहाँ पे पढ़ेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वहाँ पे होगा। फिर देन हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ETS, जहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होगी। और ये जो ETS है, ये लास्ट स्टेप है। ये कहाँ होता है, जो इंटर मेम्ब्रेन है, जो इंटर मेम्ब्रेन यहाँ पे बोल सकते हैं, अंदर का जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन क्रेब्स साइकिल से पहले ग्लाइकोलिसिस के बोल सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक लिंक रिएक्शन होता है, वो होगा। कहाँ होगा, ये भी मैट्रिक्स में ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, कहाँ, साइटोप्लाज्म में होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके बाद लिंक रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, साइटोप्लाज्म से जो भी बना हुआ है पायरुविक एसिड, ये कहाँ जाएगा, लिंक रिएक्शन में जाएगा। फिर लिंक रिएक्शन में एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, वो इंटर करेगा कहाँ, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल का हो रहा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से फिर कहाँ होगा, जो उसका इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ पे ढेर सारे F0 F1 पार्टिकल हैं, जहाँ पे ATP की सिंथेसिस होगी। मीन्स ETS चलेगा। तो इस तरीके से पूरा चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का टर्म देखिए क्या है। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस फॉर शुगर, लिसिस फॉर स्प्लिटिंग। ग्लाइको का मतलब है कि शुगर का, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है, ठीक है। द स्कीम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय द गस्टव इम्बेडन, ओस्टो, मेयरहॉफ एंड प्रांस। इज ऑफन रिफर्स टू एज द EMP पाथवे। ये तीन साइंटिस्ट ने मिल के दिया था। एक का नाम देखिए इम्बिडेन है, दूसरा का नाम है मेयरहॉफ, तीसरे का नाम क्या है, प्रांस है, जिसकी वजह से EMP, इस पाथवे को हम लोग ये भी बोलते हैं EMP पाथवे, ठीक है। तीनों लोगों ने मिल के दिया था। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जिंदा रहेगा। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो खुशी खुशी जिंदा रहेगा। तो उसकी बॉडी में कौन सा प्रोसेस चलने वाला है रिस्पायरेशन के लिए, उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसकी बॉडी में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलेगा, ठीक है। अगर एरोबिक भी है तो भी ग्लाइकोलिसिस चलेगा, लेकिन इसके आगे क्रेब्स साइकिल भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रहता है, वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा। मीन्स उसके बॉडी में रिस्पायरेशन के नाम पे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, शुगर की स्प्लिटिंग होगी। ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ग्लाइकोलिसिस है, स्प्लिटिंग हो रहा शुगर का, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा सेल के। इसके अलावा ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं, सब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है 6 कार्बन का कंपाउंड, इसको क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है, या फिर बोल सकते हैं पायरुवेट, ठीक है। 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक। In plant, this glucose is derived from the sucrose, which is end product of the photosynthesis, or from the storage carbohydrate, ठीक है। अगर बात करें प्लांट में तो वहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट या फिर जो सुक्रोज है, ये एंड प्रोडक्ट है। इनका क्या हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है CO2 का फोटोसिंथेसिस में, तो वहाँ पे सुक्रोज बन रहे हैं, वो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है।
सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इनवर्टिवेज एंड दीज टू मोनोसेक्राइड्स रेडली इंटर टू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, डायरेक्टली सुक्रोज इंटर नहीं कर सकता है पाथवे में, ईएमपी पाथवे में। तो क्या होगा, अगर सुक्रोज है प्लांट में तो इसको हम लोग एंजाइम जिसका नाम है इनवर्टेज, ठीक है, ये क्या करता है, ये सुक्रोज जो है इसको तोड़ देगा, किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में। ठीक है, ये क्या है, डाइसेक्राइड है, ये हो गया मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब ये मोनोसेक्राइड में टूट जाएंगे तो ये ही ग्लूकोज हो गए चाहे फ्रक्टोज हो गए, ये जाके ईएमपी पाथवे में इंटर करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of the enzyme hexokinase। जो ग्लूकोज हो गया या फिर फ्रक्टोज हो गया, आगे चल के यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का खर्चा होगा, एटीपी यूज होगा। ठीक है, इनमें इसीलिए यहाँ पे लिखा गया फॉस्फोरिलेटेड, मीन्स यहाँ पे एटीपी को तोड़ा जाएगा, एटीपी इस्तेमाल होगा। जब एटीपी इस्तेमाल होगा तो क्या बनेगा, एडीपी बनेगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये जाके ग्लूकोज फ्रक्टोज में जुड़ जाएगा, और ये किसकी मदद से होगा, किस एंजाइम की मदद से होगा, इसका नाम है हेक्सोकाइनेज। ठीक, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लांट ने खाना बना लिया। ठीक है, प्लांट ने लीफ में खाना बना लिया और खाने को सुक्रोज के फॉर्म में रखा है। ठीक, अब सुक्रोज तो डायरेक्टली ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलिसिस में इंटर नहीं कर सकता है, तो सुक्रोज को क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। कैसे हैं ये, डाइसेक्राइड्स हैं, इनको टूटना पड़ेगा, किसकी मदद से, ये एंजाइम कौन है, इनवर्टेज है। क्या बनेगा यहाँ पे, जो मोनोसेक्राइड है यहाँ पे एक बनेगा ग्लूकोज, दूसरा बनेगा फ्रक्टोज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब 6 कार्बन का कंपाउंड है तो यहाँ पे देखिए एटीपी यूज हो रहा है, यहाँ पे एटीपी देखिए यूज हो रहा है पहले स्टेप में। तो क्या बन जा रहा है, जब एटीपी है तो एटीपी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक है, ग्लूकोज ने इसका इस्तेमाल कर लिया और अपने 6 कार्बन से फॉस्फेट को जोड़ लिया, तो क्या बन गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये 6-फॉस्फेट का मतलब क्या है कि ग्लूकोज ने एटीपी इस्तेमाल किया और यहाँ पे उसने अपने 6 कार्बन पे फॉस्फेट को ऐड कर लिया, और यहाँ पे कौन एंजाइम एक्ट करेगा, यहाँ पे एंजाइम करेगा हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज करेगा। फिर देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बदल रहा है। मीन्स हम बोल सकते हैं अगर फ्रक्टोज बना होता, ठीक है, अगर हम ग्लूकोज को नहीं इंटर कराते, ग्लाइकोलिसिस में फ्रक्टोज को कराते तो इस वाले स्टेप से होता, एक स्टेप बाद होता। लेकिन अगर फ्रक्टोज तक जाना है, यहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट तक जाना है, तो यहाँ पे एंजाइम आता है आइसोमेरेज। ठीक है, आइसोमेरेज, यहाँ पे आइसोमर है। ठीक है, ग्लूकोज का जो आइसोमर है फ्रक्टोज है। फिर देखिए यहाँ पे फिर से एक बार एटीपी यूज हुआ, कहाँ पे, फ्रक्टोज के पास। यहाँ पे फ्रक्टोज के पास फिर से एटीपी क्या हुआ, यूज हुआ, और यहाँ पे पहले से 6 कार्बन पे फॉस्फेट लगा था, अब फिर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है, फिर से लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एक बार फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट लगा, फिर दूसरी बार 6 कार्बन पे फॉस्फेट लग रहा है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मीन्स यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। आगे चल के ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये टूट जाएगा 3 कार्बन के कंपाउंड में, इसीलिए लिखा गया है फॉस्फेट के साथ, इसके पास भी फॉस्फेट, इसके पास भी फॉस्फेट है, 3 कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड था, जिसके पहले कार्बन में वो 6 कार्बन के पास क्या था, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था। अब इनके पास क्या हो गया, ये टूट चुके हैं किसमें, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन का कोई कंपाउंड है, उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है। जैसे कि पहले का नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, मीन्स कि जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। जो दूसरा कंपाउंड बना है टूट के ट्रायोज फॉस्फेट का, उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। वैसे भी हम जानते हैं एसीटोन का फॉर्मूला, ये है एसीटोन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ पे OH ग्रुप लगाइए, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, OH ग्रुप लगाइए, इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप भी लगा हुआ है बीच, यहाँ पे फॉस्फेट लगा दीजिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी का मतलब 2 OH ग्रुप हैं, ठीक है, एसीटोन में, और साथ में फॉस्फेट है। तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का। आगे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो ये एक बार टूटने के बाद, एक बार इसमें टूट रहा है, एक बार दूसरा कंपाउंड इसमें टूट रहा है, तो ये कंपाउंड क्या होता है, अपने आप को फिर से चेंज कर लेता है, किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पे बदल लेता है। ठीक है, क्योंकि आगे तो कोई यहाँ पे साइकिल नहीं चल रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई पाथवे नहीं है, तो ये
टूटता तो है लेकिन ये क्या करता है, खुद को इंटरचेंज कर लेगा किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास। तो अभी हमने देखा स्टार्टिंग में कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हुए, इसके बाद एटीपी इस्तेमाल किया यहाँ पे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये टूट चुका है ट्रायोस फॉस्फेट में, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गया, अब ये चेंज हो गया तो ये क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, NADH, जो NADH बन रहा है वो भी 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू ट्रायोस बिस फॉस्फेट क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था ये चेंज हो चुका है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे जो ट्रायोस बिस फॉस्फेट का मतलब है कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक इस वाले में फॉस्फेट है, तो यहाँ पे 2 जगह फॉस्फेट ग्रुप लगा हो जिसका नाम क्या हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि पहले कार्बन पे तीसरे कार्बन पे, इसे हम क्या बोलते हैं, BPGA, ठीक है, BPGA। यहाँ पे बोल सकते हैं 20 मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं पहले और तीसरे कार्बन पे, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, ATP बनेगा। जब ATP बनेगा तो इसका मतलब एक फॉस्फेट, यहाँ से एक फॉस्फेट उठाया जाएगा पहले कार्बन से, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से उठाया जाएगा तब जाके ATP बनेगा। ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाएगा तो ATP बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, फॉर्म, ठीक है। अभी भी ये 2, यहाँ पे 2 रखिए, 2 लिखिए क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं। फिर से ट्रायोस फॉस्फेट है, ठीक है, यहाँ पे एक फॉस्फेट कहाँ चला गया, ATP बनाने, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP के साथ जुड़ के यहाँ पे ATP बनेगा, लेकिन अभी भी तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है तो क्या हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर आगे चलते हैं, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। फिर आगे चल के चेंज हो जाता है 2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 का मतलब है कि दूसरे कार्बन पे भी अभी तक फॉस्फेट है, मतलब अभी एक बार फिर से ATP बनने वाला। जब तक फॉस्फेट, जितनी बार आप फॉस्फेट जोड़ेंगे कंपाउंड में उतनी बार आपने ATP इस्तेमाल किया, जितनी बार आप फॉस्फेट को हटाएंगे किसी कंपाउंड से इसका मतलब आप ATP की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, आगे चल के इसमें से वाटर निकल गया, पानी इसमें से रिमूव हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन रहा है ये। फिर आगे चल के यहाँ पे जो यहाँ पे पाइरुवेट है, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फो का मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फिर हम लोग ADP के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ATP की फॉर्मेशन हो रही है। फिर से लास्टली क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ओके। तो एक बार फिर से इसको देखिए, 10 स्टेप का है, इसमें 10 अलग अलग स्टेप हैं, 10 अलग अलग एंजाइम है, लेकिन NCERT में बस इतना दिया गया है। पहले क्या करना है, अगर आपके पास ग्लूकोज है तो ठीक है, अगर फ्रक्टोज है तो आप ये नहीं करेंगे 2 स्टेप, आप यहाँ से तीसरे स्टेप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ग्लूकोज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में ही ATP का खर्चा करना पड़ेगा। और कौन एंजाइम है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम की मदद से आप क्या करेंगे, ATP को तोड़ रहे हैं, यहाँ पे ADP बन रहा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहा है। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो इस्तेमाल कौन कर रहा है, ग्लूकोज अपने 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा रहा है, जिसकी वजह से कंपाउंड का नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल रहे हैं, सिर्फ चेंज कर रहे हैं। वो कौन एंजाइम करा रहा है, आइसोमेरेज में आइसोमर बन रहा है। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आगे फिर से ATP यूज हो रहा है, यहाँ पे ADP बनेगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो कौन ले रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ले रहा है। पहले से ही फ्रक्टोज के 6वें कार्बन पे 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, फिर से वो फॉस्फेट ले रहा है। उसके पास कितने फॉस्फेट हो गए, 2 ग्रुप हो गए फॉस्फेट ग्रुप के। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मीन्स फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे 6 कार्बन है, एक तो पहले कार्बन पे एक लास्ट कार्बन, 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। फिर आगे चल के फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेक डाउन हो जाएगा 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में, जिसे हम बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। क्यों, पहला जो कंपाउंड है उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक। दूसरा कंपाउंड है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक इनके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये आगे नहीं जा पाएगा, तो ये क्या करेगा, खुद को अपने आप को बदल लेगा। किसमें बदलेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल लेगा ये। फिर से ये क्या हो गया, बदल लिया तो अब तक 1 मॉलिक्यूल थे, जब ये भी सामने वाला भी बदल लिया तो कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल। अब जो भी कहानी स्टार्ट होगी 2-2 मॉलिक्यूल की होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि NADH बनेगा इस प्रोसेस में, ठीक है, वो भी 2 मॉलिक्यूल। फिर देखते हैं कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब
दो मॉलिक्यूल, ये किस में बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बदल गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी चेंज हो गया। जब NADH बन चुका है यहाँ पे, तो आगे हम लोग देखेंगे कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए जो कि चेंज हो चुका है इसमें। तो क्या हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के यहाँ पे क्या होगा, पहले और तीसरे कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। जब भी ATP यहाँ पे बन रहा है, ये 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। ATP क्यों बन रहा है, क्योंकि हम लोग अब 2 मॉलिक्यूल सब कुछ ले रहे हैं। यहाँ पे आगे साइकिल नहीं चल रहा है, तो जो भी होगा एक बार अपना एक खुद बनाएगा और दूसरी बार जो इसका चेंज हुआ है उसके भी मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ATP की फॉर्मेशन होगी पहली बार। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसने बदल रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, मतलब कि जो इनके पहले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था वो ADP के साथ जुड़ के क्या बनाएंगे, ATP की फॉर्मेशन करेंगे। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ATP बन जाएगा। फिर देखते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये चेंज हो जाएंगे किस पे, 2 मॉलिक्यूल के 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे बदल जाएंगे। फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल के फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अभी भी फॉस्फो शब्द है, तो हमें फॉस्फेट अभी ग्रुप ऐड है, उसको हटाना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ATP बनेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ेंगे और 2 मॉलिक्यूल ATP बनेगा। आखिरी में सबसे लास्ट स्टेप जो था, वहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, किससे बन रहा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से बन रहा है। ठीक, यहाँ पे 10 स्टेप है और 10 डिफरेंट टाइप के एंजाइम है। अब देखिए ATP कहाँ कहाँ यूज़ हुआ। पहले स्टेप में हुआ जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो रहा है। फिर दूसरे स्टेप में जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पे 2 जगह ATP इस्तेमाल हुआ। ओके, फिर देखिए पहली बार ATP बन कहाँ रहा है, जब यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इससे क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP पहली बार बन रहा है। ठीक, दूसरा कहाँ बन रहा है, जो लास्ट स्टेप है, 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यहाँ से क्या बन रहा है, पाइरुविक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP बन रहा है। बन कितना रहा है, टोटल मिला के देखिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे बन रहा है, 2 यहाँ पे, मीन्स 4 ATP बन रहा है और 2 जगह क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। पहले स्टेप में हो रहा है, तीसरे स्टेप में देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। 2 ATP क्या हुआ, यूज हो चुका है और 4 ATP डायरेक्टली क्या हुआ है, बन गया है, फॉर्मेशन हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट ATP होगा वो कितना होगा, 2 होगा, 4 - 2। ठीक है, 4 तो बन रहा है, एक यहाँ, 2 यहाँ बन रहे, 2 यहाँ बन रहे, ठीक है, 4 तो बन रहा है और 2 इस्तेमाल हो रहे हैं पहले स्टेप में, तीसरे स्टेप में। तो क्या हो गया, 4 - 2 दैट इज 2। नेट ATP जो होगा वो 2 ATP होगा, अगर नेट पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं। Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by the activity of the enzyme hexokinase। हमने देखा पहले स्टेप में ही। This phosphorylated form of the glucose then the isomerase to the प्रोड्यूस द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फोरेटेड का मतलब है कि जिस ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में यहाँ पे ATP इस्तेमाल हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन चुका है। यहाँ पे ग्लूकोज के पास क्या हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है। अब ये किसमें बदल रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये उसका आइसोमर है, किस एंजाइम की मदद से, आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से। सब्सिक्वेंटली द स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम है। ग्लूकोज ने भी इंटर किया तो ATP का इस्तेमाल हो, फ्रक्टोज भी अगर इंटर करेगा तो उसको भी ATP की आवश्यकता होगी। ठीक है, द वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन द फिगर 12.1। यहाँ पूरा स्टेप दिया गया है। In glycolysis, a chain of 10 reaction under the control of different enzyme take place in pyruvate from glucose। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी CO2 नहीं निकला है इस रिएक्शन में, इस पाथवे में आपने देखा कहीं पे भी नहीं निकला है। यहाँ पे 10 स्टेप हैं। ठीक है, 10 यहाँ पे रिएक्शन है और 10 डिफरेंट एंजाइम उसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है। ठीक है, पायरुवेट बन रहा है। While studying the step of glycolysis, please note the step at which utilization or synthesis of ATP or in this case NADH plus H+ take place। आपको क्या करना है, जब भी आप ग्लाइकोलिसिस पढ़े तो आप देखिए कौन कौन से स्टेप में ATP इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन स्टेप में बन रहे हैं, कहाँ पे NADH बना है। ठीक है,
एटीपी इस्तेमाल फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हुए जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में बदल रहा है। मीन्स यहाँ पे 2 एटीपी इस्तेमाल हो चुके हैं पहली स्टार्टिंग में। फिर देखते हैं जब यहाँ पे ट्राइओस फॉस्फेट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है 2 मॉलिक्यूल का, ये जब किस में चेंज हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड से एसिड में बदल रहा है, तब यहाँ पे क्या बन रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहा है। फिर हम देखते हैं कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किससे बदल रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। मीन्स एक फॉस्फेट यहाँ पे जा रहा है कहाँ ATP बनाने, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ पे बने। और लास्ट स्टेप में जहाँ पे फॉस्फेनॉल पाइरुवेट है ये बदल रहा है किसमें पायरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट में, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं ATP यूटिलाइज एट द 2 स्टेप। यहाँ पे भी NCERT लिख रही है कि ATP 2 जगह इस्तेमाल हो रही है। पहला फर्स्ट इन दी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए पहला कहाँ हो रहा है जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो रहा है वहाँ पे ATP का इस्तेमाल हो रहा है। और कौन सी एंजाइम यहाँ पे हेल्प करें हेक्सोकाइनेज। एंड द सेकेंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और दूसरा स्टेप में कहाँ हो रहा है जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदल रहे हैं किसमें फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। मीन्स कि फ्रक्टोज के पास सिर्फ अभी 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था, अब आगे चल के फ्रक्टोज के पहले और 6 कार्बन पे क्या हो आके जुड़ जा रहा है फॉस्फेट। तो इसका मतलब ATP यहाँ पे क्या हुआ इस्तेमाल हुआ है। द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज स्प्लिट। ये आगे चल के जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये क्या होने वाले हैं टूटने वाले हैं, ठीक है। स्प्लिट इंटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे टूट गए हैं। We have that there is one step where NADH plus H plus is formed from the NAD plus. This is when the 3 phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3 bis phosphoglyceraldehyde। मतलब कि यहाँ पे देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये टूट गया, ठीक है। 3 कार्बन के कंपाउंड में कौन है, एक है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ पे टूट चुका है। अब ये तो आगे जाएगा नहीं, ये फिर से अपने आप को यहाँ पे चेंज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे ऐसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो जाएंगे। अब ये आगे चल के क्या बनाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तब जाके 2 मॉलिक्यूल NADH बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 1,3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड किससे बदल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर बोल सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलेंगे, तो यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होगी 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखा गया है 2 redox equivalent are removed in the form of the 2 hydrogen atom from the PGAl and transfer to the molecule of NADH+। यहाँ पे देखिए PGL कौन है ये है, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ पे देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं, यहाँ पे H+ जा रहे हैं, जो क्या बना रहे हैं आगे चल के NADH बना रहे हैं। और क्या बन रहा है आगे चल के जो कंपाउंड है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। ये क्या है PGAl है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये। देन अब आगे देखते हैं यहाँ पे PGAl का मतलब कौन है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू कन्वर्टेड इनटू PPGA। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जिसको बोला जा रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ये किसमें बदल रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल रहा है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहे हैं इस प्रोसेस में, ठीक है, इस स्टेप में। आगे देखते हैं द कन्वर्जन ऑफ द बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड टू द 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे दिखा गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जिसके पास 2 कार्बन के पास इसके पास फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो आगे चल के किसमें बदल रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो इसका मतलब इसका एक फॉस्फेट कहाँ चला गया ATP बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा कि जो यहाँ पे PGL बार बार किसको लिख रहा है, ये लिख रहा है फॉस्फो, या तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बात एक ही हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा रिडॉक्स रिएक्शन होगा जहाँ पे NADH बन रहा है 2 मॉलिक्यूल, और आगे चल के क्या बन जाएगा कंपाउंड, उसका नाम है BPGA। आगे देखिए किससे बदल रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर इसको बोल सकते हैं BPGA, ठीक है। बिस फॉस्फो पहले से ही बोल गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, इसमें बदल रहा। अब देखिए 1,3 जो बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है आगे चल के 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल रहा, मतलब कि इसका एक
जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अब एडीपी के साथ क्या बनाएगा, एटीपी की फॉर्मेशन करेगा। तो ये एक यील्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। एनदर एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिप टू द पायरुविक एसिड, एक एटीपी इधर और भी बनेगा, ठीक है। दो मॉलिक्यूल एटीपी कहाँ बन रहा है, जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किसमें बदल रहे हैं, यहाँ पे बदल रहे हैं किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है। यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है आगे चल के किसमें चला गया, एटीपी की फॉर्मेशन में चला गया। तो अब क्या बचा, अब आगे चल के ये जो बोल सकते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट थी, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है, ठीक है, जो वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आगे चल के दो मॉलिक्यूल के जो 3 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है पायरुवेट या फिर बोल सकते हैं पायरुविक एसिड बन रहा है। यहाँ पे 2 स्टेप में बोल सकते हैं एटीपी इस्तेमाल होगा। शुरुआत के 2 स्टेप हैं जहाँ पे बोल सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ एटीपी इस्तेमाल हुआ। दूसरा स्टेप कहाँ हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल हुआ। इसके बाद NADH बनेगा यहाँ पे। फिर हम देखेंगे एटीपी की फॉर्मेशन पहली बार कहाँ हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल एटीपी कहाँ बन रहा है, जब हम बोल सकते हैं 1,20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन हो रही है। और लास्टली कहाँ हो रहा है, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बन के क्या हो रहा है, यहाँ पे पायरुविक एसिड बन रहा है। मीन्स यहाँ पे जो भी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था वो एटीपी की फॉर्मेशन के लिए निकल चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसिस इन दिस पाथवे फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज के। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आप डायरेक्टली बता सकते हैं कितने एटीपी बने, हाँ 4 एटीपी बने हैं, यहाँ पे 2 बना है, 2 यहाँ बना है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, डायरेक्टली बने हैं, तो 4 एटीपी की फॉर्मेशन डायरेक्टली हुई है। अगर इनडायरेक्टली का भी बोलता तो हम जानते हैं कि एक आगे पढ़ेंगे, एक NADH कितनी एटीपी बना सकता है, एक NADH 3 एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सपोज करिए 3 का कर रहा है तो डायरेक्टली कितने हो गए, 4 पहले से डायरेक्टली बन रहे थे और 3 ये 7 एटीपी हो जाएंगे तब। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों को लेकर देखा जाए तो। लेकिन अगर डायरेक्टली एटीपी की फॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पे 2 स्टेप में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के एटीपी बन रहे हैं, मीन्स 4 एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट फॉर द ग्लाइकोलिसिस। जो पायरुविक एसिड है ये क्या है, की प्रोडक्ट है, या बोल सकते हैं एंड प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोलिसिस का। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट, जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना है इसका क्या भाग्य रहने वाला है, ये आगे क्या करने वाला है। दिस डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड, जैसे सेल की नीड होगी, बॉडी में जो सेल की जैसी नीड होगी उसी अकॉर्डिंग पायरुवेट को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर आर 3 मेजर वे इन विच द डिफरेंट सेल हैंडल द पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलिसिस। हमारे बॉडी के अंदर सेल के पास 3 ऐसे मैकेनिज्म हैं, सेल की ज़रूरतें हैं जहाँ पे हम लोग पायरुविक एसिड या पायरुवेट को ग्लाइकोलिसिस में जो बना हो उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पहला, दीज आर द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहला क्या होगा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, ठीक है। सेल आगे चल के या तो जो पायरुविक एसिड बना है ग्लूकोज से किसमें बदल जाएगा, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहाँ जहाँ फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया गया इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन हो जाएगा, मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो 3 स्टेप है, मीन्स जो भी पायरुविक एसिड बना हुआ है या तो लैक्टिक एसिड का यहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, यहाँ पे इथेनॉल बनेगा और साथ में CO2 निकलेगा, या फिर एरोबिक रिस्पायरेशन में चला जाएगा, मीन्स क्रेब साइकिल वगैरह में। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट। जो फर्मेंटेशन है ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये एनारोबिक कंडीशन है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में हो रहे हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर यूकैरियोट की मतलब की बात की जा रही है ईस्ट में, लेकिन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट में भी होता है फर्मेंटेशन। अगर बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जब हम ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बने वो आगे चल के क्रेब साइकिल ना करके वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, जहाँ पे लैक्टिक एसिड कहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारे स्केलेटन मसल है वहाँ पे, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्मेंटेशन है या तो एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में ईस्ट में भी हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन मसल में भी हो रहा है, ह्यूमन के, ठीक है। For the complete oxidation of the glucose to the carbon dioxide and water, however, the organism adopt the Krebs cycle, which is
ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पायरेशन, दिस रिक्वायर द ऑक्सीजन सप्लाई। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए ग्लूकोज का, पायरुविक एसिड तो बन चुका है लेकिन आगे और भी ब्रेकडाउन हो जाए किसमें, CO2 और वाटर में बदल जाए, तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा, क्रेब साइकिल चलानी पड़ेगी। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है वो क्रेब साइकिल। इसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 3 स्टेप है। जो पायरुविक एसिड बन चुका है ग्लूकोज से टूटकर, हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज ही 6 कार्बन का जो कंपाउंड है ग्लूकोज, ये आगे चल के 3 कार्बन का कंपाउंड बना जिसका नाम है पायरुवेट या पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। या तो पायरुविक एसिड जो बना हुआ है वो चला जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। ये किसके प्रेजेंस में नहीं होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होते, मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये। अगर बात करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो फर्मेंटेशन है बहुत सारे बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स में हो रहे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में ईस्ट में हो रहा है। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की इसकी बात करें तो ये कहाँ हो रहा है, हमारे स्केलेटल मसल में होगा जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहिए ग्लूकोज का जहाँ पे CO2 और वाटर निकल जाए, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, एरोबिक रिस्पायरेशन होना चाहिए, क्रेब साइकिल चलना चाहिए। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता कब है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इन फर्मेंटेशन से ईस्ट, अगर हम लोग फर्मेंटेशन की बात करें, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। क्यों, क्योंकि ये फंजाई का मेंबर है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ है और ये यूकैरियोट है। द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव अंडर द एनारोबिक कंडीशन बाय द सेट ऑफ द रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। देखिए यहाँ पे एक ऐसा फर्मेंटेशन है जो ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्यों इनकम्प्लीट बोला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ग्लूकोज बोल सकते हैं एनऑर्बिक कंडीशन में किस में बदल रहा है, ग्लूकोज तो पायरुविक एसिड में बदला था। अब वो जो पायरुविक एसिड है आगे चल के CO2 तो निकाल रहा है लेकिन इथेनॉल, मीन्स हम बोल सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे ईस्ट। ठीक है, द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज दिस रिएक्शन। यहाँ पे देखिए पहला वाला पाथवे ग्लूकोज है, फिर इस तरीके से आपको पायरुविक एसिड मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जो नेट ATP होगा, यहाँ पे नेट जो ATP होगा वो कितना है, 2 है, 2 बनेंगे, 2 नेट ATP बनेंगे। 2 जगह इस्तेमाल हुए थे, 4 जगह डायरेक्टली ATP बने थे, तो जो नेट ATP हुआ वो 2 हुआ। अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो पायरुविक एसिड है ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो ये किससे बदल जाएगा, यहाँ पे किस एंजाइम की मदद से। देखिए पहले एंजाइम का नाम क्या लिखा गया है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, यहाँ पे जो पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में एंजाइम इस्तेमाल हुआ, किसका नाम है, उसका नाम है पायरुविक एसिड, उसका नाम है पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, मतलब कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। यहाँ पे 3 कार्बन के कंपाउंड से यहाँ पे एक CO2 निकल रहा है, तो मीन्स 2 कार्बन का कंपाउंड बनने वाला। तो आगे क्या बन रहा है, आगे बन रहा है 2 मॉलिक्यूल, क्या बनेगा, एसिल्डिहाइड बनेगा, एसिल्डिहाइड बनेगा। साथ में यहाँ पे CO2 निकल चुका है। ठीक है, ये CO2 निकल गया। फिर हम लोग आगे क्या लगाएंगे, यहाँ पे अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज डालेंगे एंजाइम, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डालेंगे, तो जो एसिल्डिहाइड है ये बदल जाएगा किसमें, इथेनॉल में। ठीक है, इथेनॉल में बदल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल में। फिर तभी यहाँ पे लास्ट में ये जो स्टेप दिया गया है किसका, हम बोल सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का लास्टली स्टेप बता दिया गया कि इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 एंजाइम इस्तेमाल होंगे। जब पायरुविक एसिड को बदलना होगा, किससे बदलना होगा, एसिड एल्डिहाइड में, एसिटिल एल्डिहाइड में बदलना होगा, तो यहाँ पे पहले CO2 निकलेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 कार्बन का कंपाउंड देखने को मिलेगा। और कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज का मतलब यहाँ पे CO2 रिमूव हो रहा है, तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल एसिल्डिहाइड बनेगा, साथ में CO2 पहले स्टेप में यहाँ बन गया। ठीक है, NADH यहाँ पे बोल सकते हैं वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, NAD+ लास्ट वाले स्टेप में बनेगा। कब, जब अल्कोहलिक, यहाँ पे बोल सकते हैं फर्मेंटेशन का लास्ट स्टेप होगा जहाँ पे हम लोग अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे 2 एसिटिल एल्डिहाइड से क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल बन रहा है। उस प्रोसेस में क्या होगा, NADH किससे बदल जाएगा, NAD+ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम द पायरुविक एसिड। कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जो क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। किससे? पायरुवेट से या पायरुविक एसिड से। द स्टेप इन्वॉल्व इन दी शोन, यहाँ पे स्टेप दिखाए गए हैं। इन एनिमल सेल की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन की बात करें, इन एनिमल सेल लाइक द मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएक्विडेट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू द लैक्टिक एसिड बाय द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने देखा कि अल्कोहलिक वाला, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है। अगर हम बात करते हैं, अगर एनिमल सेल की बात करें, जैसे ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज हो रहा है कि बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो भी अब पायरुविक एसिड बन चुका है हमारे बॉडी में, उसको क्रेब साइकिल में जाना था, हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन उसे सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो जो पायरुविक एसिड है वो कहाँ चला जा रहा है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करने। कौन सी एंजाइम की मदद से? उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है, यहाँ पे देखिए एंजाइम का नाम यहाँ पे दिया है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। कौन से एंजाइम के? लैक्टेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे एनिमल सेल, ठीक है, हम बात करते हैं ह्यूमन की, जहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उस समय जो पायरुविक एसिड है क्रेब साइकिल में ना जाके अब ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। किस एंजाइम की मदद से? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ NADH प्लस H प्लस, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है विच आर रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस इन बोथ दी प्रोसेसेस। देखिए यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसेस में आपको देखने को मिल रहा है कि जो NADH है यहाँ पे H प्लस के साथ किस में रिड्यूस हो जा रहे हैं, NAD प्लस में। यहाँ पे भी यही हो रहा है, NADH किस में बदल जा रहे हैं, NAD प्लस पे, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जा रहे हैं आगे। In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. Less than 7% of energy in the glucose is released, and not all of it trap as a high energy bond of ATP. ठीक है, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, दोनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती, बहुत कम निकलता है, लेस देन 7%, ठीक है। 7% से कम यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है जो कि ग्लूकोज से रिलीज हुआ है, और सारी एनर्जी ट्रैप भी नहीं होती है, ATP के फॉर्म में ट्रैप भी नहीं हो पाती हैं। ऑल्सो द प्रोसेस आर हैजर्ड्स, आइदर द एसिड और द अल्कोहल इज प्रोड्यूस। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, चाहे लैक्टिक एसिड बन रहा है, चाहे यहाँ पे इथेनॉल बन रहा है, मीन्स अल्कोहल बन रहा है। वॉट इज द नेट, यहाँ पे देखा गया है नेट ATP, ठीक है। वॉट इज द नेट ATP, दैट इज सिंथेसिस, कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर सिंथेसिस एंड डिटेक्ट द number of the ATP utilized during the glycolysis when one molecule of the glucose is fermented to alcohol or lactic acid। देखिए जो नेट ATP है, हम लोग ग्लाइकोलिसिस में देखे थे कि यहाँ पे 2 जगह ATP बन रही थी, में 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP क्या हो रहा था, बन रहा था, और 2 मॉलिक्यूल ATP क्या हो रहा था, यूज़ हो रहा था। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा था 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP यूज़ हो रहा था, तो टोटल नेट ATP कितने हो गए, 2 ATP होगा। तो जो नेट ATP बचा हुआ है वो कितने होंगे, 2 ATP होंगे। अब चाहे अल्कोहलिक बोल सकते हैं, यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है या फिर लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है, दोनों जगह सिर्फ कितना ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम भी होगी। ईस्ट poison themselves to death when the concentration of the alcohol reaches about 13%। अगर ईस्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, अगर अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है 13% से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, 13% से अगर ज़्यादा हो जाएगा कंसंट्रेशन अल्कोहल का, तो ईस्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। What then would be the maximum concentration of alcohol in the brewer that are naturally fermented। अगर जो हम लोग नेचुरली फर्मेंटेशन कराते हैं वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है ब्रीवर का, ठीक है, वो 13 से लेकर 16% तक होता है। इसमें क्या होता है, ईस्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत पॉइजनस कंडीशन है ये। हाउ डू यू थिंक द अल्कोहलिक ब्रीवर ऑफ द अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन, कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन मिले अल्कोहल का, तो आप उसे किस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस से। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो अल्कोहल है उसमें से जितना भी वाटर कंटेंट है उसे रिमूव किया जाएगा, और जो कंसंट्रेटेड पार्ट है, ठीक है, जो स्टीम के फॉर्म में निकली कंसंट्रेटेड पार्ट, उसको अलग से रख देंगे, तो वो कंसंट्रेटेड अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, What then is the process by which the organism can carry out the complete oxidation of glucose and extract the energy stored
टू सिंथेसिस ए लार्जर नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल नीडेड फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेप है जो ऑर्गेनिज्म कैसा करेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा जहाँ पे ढेर सारे एटीपी की फॉर्मेशन होगी, वो कौन होगा, क्रेब साइकिल चलेगा। इन यूकैरियोट दिस स्टेप टेकन प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वो ऐसा स्टेप है जहाँ पे ढेर सारे एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, वो कौन होगा, वो क्रेब साइकिल होगा। और कहाँ हो रहे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहे, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कॉन्स्टेंटली देना पड़ेगा। Aerobic respiration is the process that led to the complete oxidation of the organic substance in the presence of the alcohol and release of the carbon dioxide, water and large amount of energy present in the substrate। ठीक है, aerobic respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का, या फिर हम बोल सकते हैं जो पायरुविक एसिड है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, अब उनका क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंबशन हो रहा है। ठीक है, और क्या बन रहा है, यहाँ पे CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है सबस्ट्रेट से। दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। वी विल बी लुक एट दीज प्रोसेसेस इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ये जो रिस्पायरेशन है, मीन्स एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, ये कॉमन है किसमें, हायर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन था, जैसे कि लैक्टिक एसिड का बनना, या फिर हम बोल सकते हैं इथेनॉल का बनना, मीन्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल स्टार्ट करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोग क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, ETS पढ़ेंगे, सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं इन सबको रिवाइज करा देती हूँ यहाँ से। अब देखिए, आपने खाना खा लिया, अगर आप ह्यूमन हैं तो आपने खाना खा लिया। प्लांट की बात करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं खाना बना के स्टोर कर रखा है। ठीक है, सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर कर रखा है। अब ये जो सुक्रोज है आगे चल के ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो जो ग्लाइकोलिसिस है ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एनऑर्बिक कंडीशन में होगा जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, CO2 भी नहीं निकल रहा, कुछ नहीं हो रहा, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ये किसने दिया था, इसको दिए थे इम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड फ्रांस दिए थे। इसी वजह से इस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, EMP पाथवे बोलते हैं। जो एनऑर्बिक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जीते हैं, मीन्स भी ये एब्सेंस ऑफ बोल सकते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जिंदा रहते हैं, तो उस कंडीशन में यही एकमात्र रिस्पायरेशन है जहाँ उनकी बॉडी में होता है। ठीक है, ये ऐसा मेथड है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्शियल यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, ग्लूकोज का। क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहे हैं। प्लांट की बात करते हैं तो खाना बनने के बाद सुक्रोज के फॉर्म में है, तो इस सुक्रोज को हम डायरेक्टली इस पाथवे में नहीं ला सकते, तो वहाँ पे इन्वर्टेज नाम का एंजाइम आगे चल के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। तो दोनों ही ये पाथवे को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का है, तो पहले ही स्टेप में क्या होगा, ATP इस्तेमाल होगा। ठीक है, ATP का इस्तेमाल होगा तो ATP का ब्रेकडाउन होगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। ये क्या करेगा, ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देगा। ATP इस्तेमाल हो गया। फिर यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है किसमें बदल जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है, मीन्स इसका आइसोमर है, तो यहाँ पे कौन एंजाइम आएगा, आइसोमेरेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई अभी खर्चा नहीं हुआ ATP का। फिर हम देख रहे हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें बदल रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मीन्स जितनी बार हम लोग फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते जाएंगे उतनी बार ATP इस्तेमाल होगा, और जितनी बार हम लोग कंपाउंड से फॉस्फेट हटाते जाएंगे, ठीक है, रिमूव करते जाएंगे, उतनी बार ATP की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1, बिस फॉस्फेट बन रहा, तो यहाँ पे ATP का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि 6 कार्बन पे अब तक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था, अब यहाँ पे फर्स्ट और 6 कार्बन दोनों पे कौन आ गया, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है। फिर देखते हैं जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट थे, ये ब्रेक डाउन हो गए 2 ऐसे कंपाउंड में, 2 यहाँ पे जिसको बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट, मीन्स 3 कार्बन के कंपाउंड है जिसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। पहला कंपाउंड का नाम क्या है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, PgAl। तो PgAl का क्या हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या बन गया है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या है, यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ये आगे यहाँ पे कोई पाथवे नहीं है, तो ये फिर से अपने आप को इंटरचेंज कर लेगा, किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में बदल लेगा। तो अब ये पहले 1 मॉलिक्यूल हुआ करते थे, अब जब ये भी बदल गया तो ये कैसे हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पे क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन चलेगा। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बन रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी।
ठीक है। हम बोल सकते हैं PGAL से क्या बन रहा है, BPGA बन रहा है। मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या बन रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। फिर देखते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब कि जो पहले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था अब वो आगे चल के ATP की फॉर्मेशन करने लगा, इसीलिए क्या बन गया, अब क्या बचा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा हुआ है। ठीक है, अब हम फॉस्फेट को रिमूव कर रहे हैं कंपाउंड से, 3 कार्बन का कंपाउंड है, वो भी 2 मॉलिक्यूल। फिर क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, इंटरचेंज हो गया, अपने आप को बदल दिया। फिर वहां से वाटर जब निकला, रिमूव हुआ, तो अब क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन गया, वाटर रिमूव। अभी फॉस्फो हम बार बार बोल रहे, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट किसमें बदल रहे हैं, यहाँ पे पायरुविक एसिड में बदल रहे हैं, तो जहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि 2 जगह 2 ऐसे स्टेप है जहाँ पे ATP इस्तेमाल हो रहे हैं, 1-1। ठीक है, यहाँ पे एक ATP इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे एक ATP इस्तेमाल हुआ। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल ATP कहाँ बन रहे हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में यहाँ पे 2 ATP बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल के ATP बन रहे हैं। फिर लास्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल के जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ATP की यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर्मेशन हो रही है। तो टोटल ATP कितने बने हैं, यहाँ पे 4 ATP बने हैं। अगर ATP की बात कर रहे हैं, NADH कितने बने हैं, जो NADH है ये कितने बने हैं, 2 बने हैं, यहाँ बन रहे हैं। देखिए जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें बदल रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ पे 2 NADH बन रहे हैं और यहाँ पे 2 ATP का इस्तेमाल यहाँ यूज हुआ है। अगर नेट ATP की बात की जाए, सिर्फ नेट ATP कितने ATP हैं, तो देखिए 1-2 स्टेप में ATP इस्तेमाल हुए हैं, 2 स्टेप में 2-2 मॉलिक्यूल ATP बने हैं, मीन्स यहाँ पे 4 ATP हो गए। तो यहाँ पे 4 ATP क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं, बने हुए हैं, -2 ATP कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, तो नेट ATP गेन कितना हुआ, 2 ATP का हुआ। पहले आपने किसी से पैसा उधार लिया, जब आपके पास पैसे आने लगे तो आप तो उसको वापस करेंगे ना, तो आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, 2 ATP का हुआ। ठीक है, आपने इस्तेमाल किया 2 ATP को शुरुआत में, और फिर आपने लास्टली 4 ATP बना लिया डायरेक्टली। तो अभी आपने जिससे ATP लिया है उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो आपका खुद का ATP कितना हुआ, 2 ATP हुआ। ओके, आगे देखते हैं। फिर जो पायरुविक एसिड है ये की प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे इसका क्या भाग्य होगा उसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से ये सेल के अंदर आगे मेटाबॉलिज्म चलने वाला है। पहला स्टेप होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जहाँ जहाँ शब्द फर्मेंटेशन है, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन है। या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन शब्द है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये कहाँ हो रहा है, कुछ प्रोकैरियोट्स में हो रहा है। इसके अलावा ये कहाँ होगा, ये होगा हम बोल सकते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारी बॉडी, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे स्केलेटल मसल में भी लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो ये ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे इथेनॉल बन रहा है, साथ में CO2 बन रहा है। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए ग्लूकोज का, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में तो चला गया है, हाफ पार्शियल बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुका है ग्लूकोज का, यहाँ पे क्या बन चुका है, पायरुविक एसिड बन चुका है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल क्या बन चुका है, पायरुविक एसिड बन चुका है। अब इसका हम चाहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन सप्लाई लगातार करना पड़ेगा। वही कहाँ होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, मीन्स क्रेब्स साइकिल होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CO2 बनेगा, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेंगे। ठीक है, बात करते हैं फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन अगर ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, CO2 और इथेनॉल में। इंजाइम का नाम क्या, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। मीन्स पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज का मतलब कि जो भी पायरुविक एसिड है वो आगे का स्टेप करेगा, उससे पहले एक एंजाइम क्या करेगा, 3 कार्बन का जो पायरुविक एसिड है उसमें से क्या निकाल देगा, CO2। तो क्या बचेगा, 2 कार्बन का कोई कंपाउंड बचेगा, वो भी 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे पायरुविक एसिड इंटर किया है फर्मेंटेशन में। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, एसिल्डिहाइड बचेगा। कौन है, एसिल्डिहाइड। फिर हम देखते हैं आगे चल के अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एसिल्डिहाइड से क्या बन रहा है, अल्कोहल बना दे रहा है, मीन्स इथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे देखिए पहला एंजाइम तो ये इस्तेमाल हुआ जहाँ पे CO2 निकल गया। ठीक है, दूसरा एंजाइम जो है,
दूसरा एंजाइम जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो कौन है, वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। मीन्स जो एसिल्डिहाइड है वो आगे चल के क्या बन गया है, इथेनॉल बन गया। देखिए ये वाला स्टेप, अल्कोहलिक की बात करें मैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये पूरा क्या है, ये क्रेब साइकिल। यहाँ पे नेट एटीपी हमने देखा कि 2 बने हैं। आगे चल के जो पायरुविक एसिड है ये इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है किसका, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज का। मीन्स पायरुविक एसिड से हम लोग CO2 को निकाल रहे हैं, एक कार्बन निकाल रहे हैं, तो बचा कितना, 2 कार्बन। 2 कार्बन का कंपाउंड कौन, एसिल्डिहाइड है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे CO2 निकल चुका है। ठीक है, ये CO2 पहले ही बन चुका है। फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। मीन्स जो एसिल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल में बदल रहे हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड से अगर हम अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग, यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका नाम है NADH+H+। ठीक है, ये किसमें बदल रहा है, इथेनॉल में बदल रहा है, CO2। ये कौन सा फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। कहाँ हो रहा है, ईस्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सेम यही है, पायरुविक एसिड आगे चल के लैक्टिक एसिड बनाएगा। कहाँ पे, जो हमारे स्कल्टन मसल है वहाँ पे हमने बोल सकते हैं कि लैक्टिक एसिड जमा हो गए। कैसे जम गए हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, क्योंकि हमने हैवी एक्सरसाइज की है जहाँ पे हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पे पायरुविक एसिड ने क्या किया, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आएगा, जहाँ पे NADH+H+ आगे चल के NAD+ में चेंज हो जाते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं आगे चल के, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं। दोनों ही प्रोसेस, चाहे लैक्टिक एसिड बन रहा है चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, दोनों में ही एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं निकलते, बहुत कम निकलते, लेस देन 7%, 7% से भी कम यहाँ पे एनर्जी निकलते हैं। और सारी एनर्जी ऐसा भी नहीं है कि ट्रैप हो जाए ATP के फॉर्म में। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा जो नेट ATP बनता है वो कितने होते हैं, 2 ATP होते हैं। ठीक है, हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा कि 2 ATP इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मीन्स स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं और 4 ATP सिंथेसिस होते हैं, तो नेट ATP 2 बना था, वही ATP यहीं पे रह जाते हैं। ईस्ट कब डेथ हो जाता है, कब, जब कंसंट्रेशन जो अल्कोहल बना इथेनॉल, इसका अगर कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ईस्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर हमें फर्मेंटेशन करना है, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करना, अगर हम चाहते हैं कंसंट्रेटेड अल्कोहल मिले, तो हम क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस, डिस्टिलेशन करेंगे, जिससे कंसंट्रेशन जो होगा अल्कोहल का बढ़ जाएगा। फिर अगर हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है, किसका, ग्लूकोज का कराना है, तो हम पहले ही जानते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन चुका है 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो अभी हम चाहते हैं जो पायरुविक एसिड है इससे हम क्या बना लें, CO2 बना लें, वाटर बना लें, ढेर सारी एनर्जी बना लें, उसे ट्रैप कर ले किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन का। तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन, इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है, CO2, वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकल रहा है सबस्ट्रेट से। मतलब कि स्टार्टिंग से बोल रही मैं, जो ग्लाइकोलिसिस हुआ है साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे ग्लूकोज से अगर हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है ग्लूकोज का, किसमें, CO2 प्लस वाटर, और ढेर सारी एनर्जी निकल रही है, और इस एनर्जी को हम लोग ट्रैप कर रहे हैं किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में अगर हम ट्रैप कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ये कंबशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ढेर सारी एनर्जी निकलेंगी। और इस टाइप का जो रिस्पायरेशन होता है, मीन्स एरोबिक जो रिस्पायरेशन हो रहा है, ये हायर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अभी हमने देखा कौन सा रिस्पायरेशन, यहाँ पे फर्मेंटेशन देखा, जहाँ पे ऑक्सीजन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ईस्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है। और लैक्टिक एसिड कहाँ कहाँ बन रहे हैं, लैक्टिक एसिड बन रहे हैं, हम बोल सकते हैं एनिमल के सेल में बन रहे हैं, उनके मसल में बन रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, उस समय बन रहे हैं। इसके अलावा ये जो बोल सकते हैं अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन है, ये कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के जो सेल हैं वहाँ पे भी ये हो रहा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन पूरे अच्छे से। ये क्या है, ये लिंक रिएक्शन है। ठीक है, हम लोग अच्छे से ही कंप्लीट करेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एक एक स्टेप को अच्छे से देखते हुए एक एक जगह आप नोट करिए, कहाँ पे ATP बन रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस तरीके का प्रोसेस है, कहाँ पे एंजाइम का नाम दिया गया, आप उसको एक एक करके पॉइंट आउट करिए, उसको लिखिए, तभी जाके आप इस रिएक्शन को समझ पाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।